हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर का आपके सामने उपस्थित हूँ और ये एडुटेरिया द्वारा जारी प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले हमने एडुटेरिया का फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर करा दिया है। अगर आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिए और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। तो चलिए आइए आज का हम अपना टेस्ट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है। आपको पता होगा कि हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है जो कि भारत के द्वारा विकसित किया गया है। और बता दें कि पिनाक जो था भारत में निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट था। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है और पिनाक भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित टैंक रोधी मिसाइल था। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो वी आर सुब्रमण्यम को बनाया गया है, जबकि नए उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी को बनाया गया है। आपको बता दें कि नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो वी आर सुब्रमण्यम नए सीईओ है और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो ये सुमन बेरी हैं। तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया और 2023 में इसका 6वां संस्करण था। और ये कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये चेन्नई में किया गया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? बड़ा ही फेमस सवाल है दोस्तों और बड़ा ही चर्चा में भी रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अगला है कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये विक्रम 5 है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसरो की स्थापना में बता दो कि 1969 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? चलिए बताइए फटाफट सभी लोग। तो ये 2025 रखा गया है। भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है, जबकि सेवा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य जो है 2030 तक है। तो 2025 राइट आंसर हो जाएगा। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली वही है जिन्होंने WWW की खोज की थी और 2018 में जो है ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। याद रखेंगे, प्रति 2 वर्ष पर दक्षिण कोरिया के द्वारा ये सियोल शांति पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चलिए, बड़ा ही फेमस सवाल है ये और इसका सही आंसर है, आप मैं बता दूं आपको, आपने श्रीनगर का नाम सुना होगा तो श्रीनगर में ही ट्यूलिप गार्डन है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा था, ये संबंध किसका है? तो जुआरी नदी, जुआरी आपको पता होगा कि ये गोवा में बहती है, तो उसी नदी के ऊपर ये बनाया गया है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल गोवा में है और इसकी कुल लंबाई जो है ये 640 मीटर है। याद रखेंगे। आप यहाँ से 2 चीज याद रख सकते हैं कि जुआरी नदी गोवा में बहती है। किस आईआईटी ने वार्टन Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आईआईटी मद्रास ने। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विग्नेश NR। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और 79वें कौन थे? तो वो थे प्रणेश M तथा 78वें कौन थे? तो कौस्तुभ चटर्जी थे। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 7वां हो जाएगा 25। अर्जुन पुरस्कार के तहत ये आजकल बड़ा पूछा जा रहा है कि इस पुरस्कार के अंतर्गत क्या दिया जाता है। तो टोटल 25 खिलाड़ियों को चयन किया गया था और अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ी को 15 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है, जबकि खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए पुरस्कार में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए 25 लाख। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा अध्यात्मवाद। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आशा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के कुल 8 शहरों में किया गया है और इसका शुभंकर आशा यानी कि चीता है और इसका थीम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो है और पहले स्थान पर इसमें महाराष्ट्र रहा था। अगला है कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी है इसके राइटर। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? ये बड़ा ही फेमस सवाल है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इनके साथ करार किया है और 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए हाल के साथ समझौता किया गया है और इसके लिए 667 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वही बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना जो है ये 1940 में हुई थी। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो इसके उद्घाटनकर्ता है जगदीप धनखड़ जी और ये नागालैंड में हॉर्नबिल दिवस मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर 2022 तक मनाया गया था। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया? तो राइट आंसर आपका डी है, ये सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों, ये मध्य प्रदेश में मुरैना में इसकी दुर्घटनाग्रस्ती हुई थी। अगला सवाल है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलसेन। राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा। और महिला एकल का खिताब यामागुथी जापान की रहने वाली है, उन्होंने जीता है और ये डेनमार्क के रहने वाले। मलेशियाई ओपन 2023 पुरुष का खिताब जो है वो डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेन ने जीता है। ठीक है, ये डेनमार्क के हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने बनाया है, चलिए बताइए सब लोग। आई थिंक इसका आंसर तो सबको पता होगा। तो नए संसद का डिजाइन जो है HCP एंड कंपनी ने किया है, जबकि इसका निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो HCP कंपनी ने इसका डिजाइन प्रोजेक्ट किया है, लेकिन टाटा जो प्रोजेक्ट कंपनी है उन्होंने इस संसद भवन को बनाया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। और इस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बांग्लादेश में किया जाएगा। कौन सा, महिला T20 वर्ल्ड कप की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। तो मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है, तो मिस अर्थ 2022 का खिताब मिन सू चोई ने जीता है और इनका संबंध जो है दक्षिण कोरिया से है। तो मिन सू चोई हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा था, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध इन्फ्लुएंजा से है। ऑस्कर 2023 से तो भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था, तो 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें शॉर्ट कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब जीता और भारत के लिए RR की जो गाने हैं नाटू नाटू उनको बेस्ट सॉन्ग्स का अवार्ड दिया गया है। तो 3 फिल्मों को भेजा गया था। हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है, तो माउंट मेरापी आई थिंक सबको पता होगा कि ये इंडोनेशिया में है। बाब अल मंदेब जल संधि किससे जोड़ती है, तो आपको सबको पता होगा कि हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन से वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो कितने दिन के अंदर रखा जाना आवश्यक है, तो अनुच्छेद 252 कहता है कि 1 माह के अंदर आपको रखना जरूरी होगा, नहीं तो फिर ये अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। तो राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान। संविधान की 7वीं अनुसूचित के तहत राज्य सूची में प्रतिष्ठित जो विषय है कृषि आयकर का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का संविधान। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है, चलिए बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत ऐसा किया जाता है। और इसमें ये प्रावधान है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाया जाएगा और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो नवीनतम पर्वत श्रेणी के बारे में पूछ रहा है। तो नवीनतम में क्या हो जाएगा, तो हिमाद्री द्रोणी हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है टर्शियरी युग में हुआ था। यह एक नवीन मुर्रादार पर्वत का उदाहरण है। हम लोग हिमाद्री द्रोणी को महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मोर एवं पूर्णा किस नदी की सहायक नदी है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। पूर्णा, बैतूल, मोर ये सब ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं और ये पश्चिमी भारत में बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी सभी। बोडो जनजाति निवास करते हैं, कहाँ पे निवास करते हैं, तो गारो पहाड़ियों में ये बोडो जनजाति वहाँ निवास करती है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय तथा मिजोरम में पाया जाता है। अमेजोन बेसिन की मुख्य जनजाति बोरो है, आप ये भी याद रखेंगे। ये गारो है, ये बोडो है, बोरो नहीं। तो बोरो जनजाति कहाँ रहती है, तो अमेजोन में, लेकिन बोडो पूछा जाए तो ये रहती है गारो पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा कुंचिकल। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था, तो ये 1988 में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन 3 जून 1983 को किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 को प्रस्तुत की थी। इस आयोग के जो सदस्य थे वो न्यायमूर्ति RS सरकारी अध्यक्ष थे, श्री वी शिवरमण और डॉक्टर SR सेन थे। निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपालिका का परीक्षण करती है, तो उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है,
41 का बी हो जाएगा उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 42, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आई थिंक सबको पता होगा कि 21 जून को मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, विश्व रक्तदाता दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है? किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है दोस्तों? ये बैरन द्वीप जो है ये आपका ज्वालामुखी से बना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ये बंगाल की खाड़ी में है और यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी है। इस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी तीनों राज्यों की सीमा मणिपुर से बांग्लादेश से लगती है। तो 5 भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ती है, कौन कौन? तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। और सबसे लंबी जो है वो पश्चिम बंगाल से लगता है। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? चलिए फटाफट बताइए। तो मानवाधिकार आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। प्रोफेसर कबड्डी लीग की प्रोफेसर नहीं प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 44 क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी और पहला आयोजन मुंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो सबसे ज्यादा किससे ग्लोबल वार्मिंग होता है? मेनली आपसे ये पूछ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का संबंध किससे खेल से संबंधित है? तो आई थिंक तो ये तो सबको पता होगा कि ये लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो ये सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिल गई। 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक मान्यता मिल गई थी। किसके तहत? तो सेबी अधिनियम 1992 के तहत। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीबीएफसी क्या है? तो सीबीएफसी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसका हिंदी में हो जाएगा क्या? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? तो ये किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और पूरा का नाम था प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैबोन बंजुल। गैबोन जो है लिब्रेविले के, इसकी राजधानी लिब्रेविले है और गाम्बिया की बंजूल है और फिनलैंड की हेलसिंकी है। भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो मोत्सु महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही नहीं है? एक्चुअली सही पूछ रहा है, नोट सही नहीं, कौन सा सही है। तो देखिए सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले रामानुजाचार्य आए, उसके बाद रमानंद आए, उसके बाद गुरु नानक आए और सबसे लास्ट में चैतन्य स्वामी आए। तो 959 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। रामानुजाचार्य जी, इनका जन्म 1017 से 1137 था। रामानंद का 1299 से 1411, गुरु नानक का 1469 से 1538 और चैतन्य स्वामी का 1486 से 1535। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। यानी कि मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था और गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया था नरबलि पर प्रथा पर। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ये लगाया गया था। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। मुस्लिम का प्रथम वार्षिक सम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। तो 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और 1907 में कराची में इसका अधिवेशन हुआ था और 1908 में फिर इसका दूसरा अमृतसर में हुआ था सम्मेलन। इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखने की बात पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे आप। तो हसरत मोहानी ने लिखा था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था?
तो 1936 ईस्वी में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एनजी रंगा थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। सितंबर 1920 में हुए कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा जालियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन ही रहा था, और इसमें मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। सितंबर 1919 में भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। सितंबर 1919 में, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 1919 ईस्वी में। ये जो आपका लिखा हुआ है, ये किसकी इकाई है? यह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक सिद्धांत का इकाई है। ये निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। आगे बढ़ते हैं। तो चोल साम्राज्य का विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? तो चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बंगाल के शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंडा चोला की उपाधि धारण की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवा करके प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। एलोरा जो है 34 शालग्राम गुफाएं हैं, इनमें से 1 से 12 तक बौद्ध हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। तो कृष्ण प्रथम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो पुराण जो है ये वैदिक साहित्य नहीं है। वेद संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद सभी वैदिक साहित्य होते हैं। इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाविभास की रचना वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसमें इसके अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने ही किया था। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो कर्ण द्वितीय था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का सामना किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहते थे? तो दीवान इस्तिहाक कहा जाता था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, दीवान इतिहास पेंशन विभाग था, दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग था, दीवान बंदगान दास विभाग था, और दीवान अर्ज सैन्य विभाग। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन शाह था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा क्या थी? तो मराठी थी। निम्न में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो द्रव्यमान। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल के द्वारा किया गया है? तो जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो है वेग और समय के बीच के दर्शाता है, और दूसरा जो है समय, स्थिति तथा समय के बीच के, और समीकरण 3 जो है वो स्थिति और वेग के बीच के संबंध को दर्शाता है। बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो ये लेड और पारा हो जाएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ए, केवल ए। रेत और चीनी का मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो इसका हो जाएगा असमांग मिश्रण है। 73 का हो जाएगा डी, विजातीय मिश्रण। रसायन वैज्ञानिक जॉन डेबरेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया था? तो ये पीटी था, यानी कि प्लैटिनम था। तथा समान त्रिक की खोज की इसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन का बना होता है? तो ये रोसेला का बना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये हो जाएगा पैरेनकाइमा। आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 अणु होते हैं। सही आंसर बी हो जाएगा। विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? तो विलयन कहलाते हैं। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो 2n² के द्वारा हम दर्शाते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो एक भी नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? तो कंगारू अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है, जहाँ का ये राष्ट्रीय भी है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, क्योंकि ये जो मांसाहारी होता है और छोटी आंत जो होता है वो शाकाहारियों में बड़ा होता है, क्योंकि इससे सेलुलोज का पाचन होता है। 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, जो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। चलिए मैच करिए। क्या होगा? यूकेलिप्टस, साइकस, फर्न, क्लैमिडोमोनास। आपको बताना है कि ये पौधे किस तरह के पौधे हैं। तो देखिए, यूकेलिप्टस आवृतबीजी है, ठीक है। साइकस अनावृतबीजी है। फर्न जो है एक तरीके का टेरिडोफाइट है, और क्लैमिडोमोनास ये सवाल है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1 4 2 3। आगे बढ़ते हैं। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है, टेस्टिस में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के द्वारा नहीं होता है? तो पेचिस। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो बॉयल के नियम के अनुसार P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये होता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आवृत बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो ये फूलों में होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आवृत बीजियों के प्रजनन अंग फूलों में होते हैं। इसके अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिनके बीज जो हैं वो सदैव फलों के अंदर होते हैं। ये हर्ब, झाड़ियाँ जैसे हो गए, तथा कुछ ट्री। ये हर्ब, श्रब्स और ट्री 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ पढ़ते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानकों के आधार पर दिया जाता है? तो 6 मानक हैं इसमें। सही आंसर डी हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो प्रति व्यक्ति जीडीपी होता है, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदाहरण भ्रष्टाचार का बोध, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो लॉरेंज वक्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो मीरा सेठ कमेटी बनाया गया था दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। महाजन कमेटी चीनी उद्योग के लिए बना था, याद रखेंगे, ये चीनी उद्योग के लिए बना था। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बना था। बीपीएससी इसको पूछ चुकी है दोस्तों। ये रीजनल रूरल बैंक के लिए बना था। और वहीं अगर हम बात करें सरकारिया कमेटी की, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था। तो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 95 क्वेश्चन नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 1985 में। चलिए अब यहाँ से मैथ वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं आपके। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि किसका कितना आंसर आ रहा है और किसने कितना स्कोर किया है। प्लीज़ आप अपना स्कोर बताना ना भूलें। 96 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 97 का, 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 50%, और 99 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा 20%, और 100 का जो सही आंसर है वो है ए 30 दिन। तो दोस्तों ये रहा हमारा एडुटेरिया के द्वारा जारी जो बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, हमने उसको कवर कर लिया।
दोस्तों आप प्लीज़ अपना अपना स्कोर बताते चले, इससे मुझे पता चला कि लोग कितने मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं या आपको ये वीडियो कितने पसंद आ रहे हैं, ताकि इसी तरीके के और वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।